Hello students, welcome back once again to your online video classes bachcho. So today we are back with the new class of standard 10 mathematics and today's date is 4th of July and the name of the chapter is pair of linear equation in two variables. So this is your chapter number 3 of your standard 10 mathematics NCERT. So bachcho, in the previous class we have already discussed about the chapter number 4 and we have finished it very nicely. तो कि मैंने बोला था आप लोगों को कि ये वाला जो क्लासेस रहेगा अभी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का स्टार्ट हो जाएगा आज से और आज से अभी कंटिन्यू चलेगा. हम ट्राई करेंगे 1 वीक के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. हर 2 दिन में एक वीडियो आएगा. हार्डली यहाँ पे 5 या 6 लेक्चर लगेगा ये चैप्टर को कवर करने में. ठीक है, पूरा डिटेल में जाएंगे, पूरा एनसीईआरटी का कवर करेंगे विथ सम कॉन्सेप्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे. नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा. तो पूरा लास्ट तक एंड तक क्लास को अटेंड करेंगे बच्चों. ये वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है. मैंने बोला है हर एक चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए. ठीक है, तो पेन एंड कॉपी पकड़ के बैठेंगे और जो जो नोट डाउन करने बोला हो रहा है उसको नोट डाउन करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और एक मेथड ऑफ सॉल्विंग पढ़ेंगे, कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको. तो डिटेल में तो मैं बताऊंगा पहले से ही स्टार्टिंग से. तो पूरा स्टार्ट करके क्लास को अटेंड करेंगे और लास्ट तक रहेंगे क्लास को टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, वहाँ पे डेली का डीपीपी छोड़ा जा रहा है. आप लोग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हो. और बाकी जितना भी चैप्टर्स का अगर आप लोग लिस्ट चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो टू गेट द ऑल द एक्सप्लेनेशन वीडियोज इन द गिवन डिस्क्रिप्शन. क्लियर बच्चों? तो ज़्यादा देर ना करके पेन एंड कॉपी बैठ कर बैठेंगे और क्लास को अटेंड करेंगे. पूरे लास्ट तक रहेंगे क्लास को टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. ठीक है बच्चों, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. Hello students, welcome back to the new lecture of standard 10 mathematics, that is your chapter number 3, lecture number 1, and here it is the introduction part of your chapter number 3 of standard 10 mathematics, that is your linear pair of linear equation in two variable. ठीक है बच्चों, so this chapter we have already discussed in standard 9 very nicely, that is pair of linear equation. but वहाँ पे हम बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखे थे. बस एज मैंने पहले से ही बता के रखा है कि स्टैंडर्ड 10 हो गया, मतलब आप लोग को और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एडवांस कॉन्सेप्ट में जाना है. यहाँ पे हम बहुत सारा सॉल्विंग के बारे में सीखेंगे, यहाँ पे हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड्स के बारे में सीखेंगे और क्या क्या मेथड्स होता है सॉल्व करने का. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहाँ पे हमने ओनली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था स्टैंडर्ड 9 में, बट स्टैंडर्ड 10 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे. मतलब एक साथ दो पेयर ऑफ मतलब 2 लीनियर इक्वेशन गिवन होगा और उसको एक साथ में साइमल्टेनियसली कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सब कॉन्सेप्ट क्या क्या रहता है. तो ये एक लेंथी चैप्टर होने वाला है अभी. ठीक है, बहुत सारा मेथड है, 3 या 4 मेथड होने वाला है. आपका ग्राफिकल मेथड होने वाला है, अलजेब्रिक मेथड होने वाला है. अलजेब्रिक में 3 अलग अलग मेथड्स होने वाले हैं. क्या क्या मेथड होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे. ठीक है बच्चों, तो अभी तक अगर आप लोग नए हो चैनल में तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, बट वी हैव कंडक्टेड all the lectures of all the other chapters, that is from chapter number 1 to chapter number 15, so link in the description given below. बहुत सारा चैप्टर, बस ये हमारा चैप्टर 3 हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बच जा रहा है. उसके बाद कंस्ट्रक्शन, फिर हमारे स्टैंडर्ड 10 का हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो जाएगा. हमारे चैनल में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, चैप्टर 4 इससे पहले जस्ट खत्म हुआ. जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो मैंने पहले पढ़ा दिया क्योंकि छोटा सा चैप्टर था. ये अभी इसका मिनिमम 5 या 6 लेक्चर होने वाले और वो 5 और 6 लेक्चर में हम पूरा कवर करने वाले हैं ये वाला चैप्टर को. ठीक है, तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लेक्चर को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन जितना जल्दी आप लोग को मिलेगा उतना जल्दी आप लोग क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. तो हर 2 दिन में एक लेक्चर आने वाला है, तो मतलब नेक्स्ट 10 डेज में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं. और एक बार ये कंप्लीट हो जा रहा है तो आप लोग का ऑलमोस्ट 98% सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया आप लोगों का क्लास 10 का. बस एक जो कंस्ट्रक्शन बचेगा उसको हम 1 शॉट क्लास लेके करेंगे. फिर उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या हो सकता है आप लोगों का PYQs में ला सकता हूँ, 1 शॉट क्लासेस ला सकता हूँ हर एक चैप्टर के लिए. तो वो हम प्लानिंग करेंगे. पहले ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो रिवीजन के लिए आप लोगों को बहुत सारा टाइम मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा आप लोगों को कैसे क्या फॉर्मेट में सजाने के लिए कि बोर्ड्स के लिए हमारा प्रिपरेशन जैसे बहुत ही अच्छे से कवर हो सकता है. ठीक है, तो बच्चों डायरेक्टली क्लास में आते हैं फिर.
तो आज के ये वाला अभी जो टॉपिक मैंने समझा रहा हूँ, इसमें हम बस ये वाला मतलब इसमें मैं पहले आप लोगों को बेसिक समझाऊंगा कि इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, और कुछ नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। फिर हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे फिर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जाएंगे, उसका सॉल्विंग वाला पार्ट में जाएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, फिर पूरा होने वाला है। तो ये वाला जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम इंट्रोडक्शन टू इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, उसका कितना टाइप का मेथड्स होता है उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या मेथड्स होता है, और वहां से एक मेथड मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा अलजेब्रिक वाला। ग्राफिकल वाला जो मेथड है वो इतना मतलब आता नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा वो मतलब इतना नहीं आता जितना आप लोग का अलजेब्रिक वाला आता है। तो पहले हम अलजेब्रिक से स्टार्ट करेंगे। मैं पहले 3.3 से आप लोगों का स्टार्ट करूंगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सब कंप्लीट होने के बाद मैं लास्ट वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम ग्राफिकल वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिर तो यहाँ पे पहले जो है इक्वेशन वाला पार्ट, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, पहले इन डेप्थ को नहीं पढ़ते, वो लोग क्या करते हैं ना, बस बुकिश नॉलेज नहीं देख के डायरेक्टली एक्सरसाइज प्रॉब्लम करते हैं। तो वहाँ पे डेप्थ में बहुत सारा कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉब्लम बहुत सारा आप लोग को अकर होता है जो कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहले पूरा बेसिक से जाएंगे, इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, जनरल फॉर्मेट क्या है और क्या क्या होता है। तो इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट होता है दैट टू और मोर वेरिएबल्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैविंग वन और मोर वेरिएबल आर इक्वल, जहाँ पे इक्वल का कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 2x + 3 = 5, तो कुछ वेरिएबल्स रहते हैं, कुछ कांस्टेंट रहते हैं, और वहाँ पे इक्वल टू साइन रहता है, इक्वल टू साइन रह जाएगा मतलब वो इक्वेशन हो गया। जैसे कि पॉलिनोमियल p ऑफ x अगर लिखूंगा मैं 2x + 3, इट इज नॉट इक्वेशन, इट इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर रहे हैं, बट अगर 2x + 3 = 5 लिख रहे हैं दैट इज एन इक्वेशन। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर पॉलिनोमियल आर नॉट इक्वल। दिस इज ए px = 2x + 3, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, बट 2x + 3 = 5, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। तो उसमें कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि कहीं पे एक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन आ जाएगा और कहीं पे एक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो आप लोग को कंफ्यूज आ जाता है बहुत बार। फिर आता है लीनियर इक्वेशन क्या है, ये सब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ के रखा है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसका कि हमारा जो पावर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री हम बोल सकते हैं, उसका डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए। सो द डिग्री ऑफ द लीनियर इक्वेशन LE इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो इक्वेशन इन व्हिच पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड आर 1, पावर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस, एंड द डिग्री मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच 1, ठीक है। और 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, जो कि हमने पढ़ा, 3 होता है तो क्यूबिक, फिर 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक, वो हमारा कोर्स में नहीं है, तो जहां जहां पे जरूरत होगा मैं बताता चलूंगा। तो क्वाड्रेटिक जस्ट हमने जो इसके पहले कवर किया उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा इक्वेशन जिसका जो पावर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। तो लीनियर का कैसे 1 होना चाहिए, ऑब्वियसली उसका हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री 1 होना चाहिए, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो एक लीनियर इक्वेशन होगा तो एक लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, अगर 2 हो जाएगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, उसका सॉल्विंग कैसे करते हैं, वहां से हम एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर ऑफ ए, मतलब एक का मैं बता रहा हूँ, ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल होना चाहिए। और देखो लीनियर इक्वेशन भी 2 तरीका का होता है, 3 तरीका का भी हो सकता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल में बोलूंगा ax + b = 0, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, बट अगर मैं ax + by + c = 0 लिख दूं, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये बात समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में ही सब कुछ छुपा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन भी होगा, 2 वेरिएबल भी होगा। अगर मैं बोल दूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन भी होगा, मतलब हाईएस्ट पावर तो 1 होना चाहिए और डिग्री तो 1 होना चाहिए और वेरिएबल एक ही होगा, जैसे मैंने x लिखा है। तो ये 1 वेरिएबल का हो गया, ये आपका 2 वेरिएबल का हो गया कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो टॉपिक है वो 2 वेरिएबल के ऊपर में है, जो कि हमने 9th में भी पढ़ा था। सो द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसलिए मेंशन किया जा रहा है हमेशा 2 वेरिएबल बोल के। सो दैट इज ax + by + c = 0। सो दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम एक का पढ़ रहे हैं, मैं पहले से बता रहा हूँ। फिर हम टॉपिक में नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेयर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ हमें से याद रखना चाहिए कि वेयर ABC बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होना चाहिए, R मींस रियल नंबर, एंड AB कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है, इसको मेंशन कर दो, एक साथ तो साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए, एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला है कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ये एक है, अगर यहीं पे 2 इक्वेशन में लिख दूं तो वो हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक नोट हमेशा याद रखना, सो द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, हमको हमेशा याद रखना है हमको कि जो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा एक हमको स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करता है।
जिसको कि हम ग्राफ में प्रोड्यूस करेंगे। ग्राफिकल मेथड जब हम पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा आपके लिए 3x + 2y = 5, ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक ही हो गया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे = 5 और 3x - 2y = 7, यहाँ पे जब हम लिख देंगे ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे ये सिंगल ओनली लीनियर इक्वेशन, ये एक ही लीनियर इक्वेशन है, बट यहाँ पे ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका सॉल्विंग कैसे करते हैं और क्या सब रहता है, हम उसको डिफाइन करेंगे। सो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, ये बस बेसिक हमने पढ़ा। हाँ, नोट डाउन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाता है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आपसे डिग्री के अनुसार आ जाता है, कहीं पे बोल दिया होगा ए बी दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है जो कि नोट से आप लोगों को मिल जाएगा और एमसीक्यूज वगैरह में ज्यादातर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज में, तो इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा आप लोगों की कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, तो अभी देखेंगे यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करें। मैंने अभी आप लोगों को बताया लीनियर इक्वेशन क्या था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था, इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर क्यों बोला जाता है, उसका डिग्री केस कितना होता है, कितना टाइप का रहता है इक्वेशंस, ठीक है, उसका क्या क्या जनरल फॉर्म रहते हैं, वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमने 9th क्लास में सीखा था बाई पुटिंग द वैल्यूज इन x एंड y। तो वहां से डिफाइन करते थे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर ए सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहां पे जो भी वैल्यू हम पुट करते थे x का, उसका रेस्पेक्टिव y हमको मिलता था, तो वहां पे इनफाइनाइट वैल्यू हमको मिलता था। अभी हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 में वही सेम कॉन्सेप्ट ही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी है। हमने वहाँ पे 9th में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी पढ़ा था, यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल भी पढ़ा था 9th में, बट सिंगल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 में जैसे कि मैंने पहले से ही वाला बोल के रखा है कि स्टैंडर्ड 10 में थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में सीखने को मिलेगा। पेयर का मतलब क्या होता है, ये पेयर का मतलब होता है 2, मतलब एट ए टाइम आपको 2 पेयर लीनियर इक्वेशंस दिया रहेगा, इसीलिए उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला जाता है। और उसका सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा क्या क्या है, तो पहले उसका थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, सॉल्यूशंस उसका किसको बोलते हैं और कितना टाइप्स का रहता है उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब कितना मेथड्स रहता है, ठीक है। बस एक चैप्टर में जब भी मैंने बोला है कि आप लोग जब भी एक चैप्टर को मतलब जा रहे हो, एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आप लोग को शॉर्ट उस रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज आएगा, उसको भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर ये वाला टॉपिक को, दैट इज योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो जनरल फॉर्मेट होता है उसका, वो होता है आपका a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये होता है आपका जनरल फॉर्मेट। तो उसको अनुसार अगर लिखेंगे तो कोई भी एक लिख सकते हैं, 2x + 5y - 9 = 0, 3x - 7y + 3 = 0। तो ये आप अगर सिंगल लिखता तो 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, बट यहाँ पे मैंने दोनों को लिखा है, तो इट इज कॉल्ड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर हो गया, पेयरिंग कर दिया, मतलब एट ए टाइम 2 को लिखा है। वहाँ पे कंडीशन तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कॉल्ड रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब तो सब नंबर्स आ जा रहे हैं, आपका रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट रियल नंबर मस्ट बी देयर, ठीक है। तो अभी उसका सॉल्यूशन, तो जैसे कि पता है आपको एक इक्वेशन में उसको सॉल्व करने के लिए जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं x और y का रेस्पेक्टिव वेरिएबल का, उस वाला वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर रूट्स बोलते हैं, या फिर जीरोज बोलते हैं इनसे। तो हम सॉल्यूशंस के ऊपर में पढ़ रहे हैं, हमने पॉलिनोमियल्स में बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करके रखा है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिए हैं, ऑब्वियसली x और y 2 वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स बोला है, अगर सिंगल वेरिएबल बोला होता तो 1 वेरिएबल लेते, बट यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, मतलब देयर मस्ट बी 2 वेरिएबल्स व्हिच satisfy both the equations is said to be द सोल्यूशन। जो सेटिस्फाई का मतलब अभी क्या है, सेटिस्फाई का मतलब वो x और y का वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट कर दो, अगर साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक वैल्यू लिखा है, मतलब एक वर्ड लिखा है साइमल्टेनियसली। मैंने पिछला टॉपिक में मैं जस्ट इसके पहले ही बताया था, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक साथ मतलब क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए कि x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा होगा बट ये नहीं कर रहा होगा, या फिर यहाँ पे x और y का एक एक वैल्यू पुट करेंगे इसको सेकंड इक्वेशन को
सेटिस्फाई कर रहा होगा बट पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, वैसे में नहीं चलेगा। आपको करना है तो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करवाना है, मतलब ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू हम निकालेंगे जिसको कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो भी वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ये दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी जाके हम उसको उसका सॉल्यूशंस रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस बोलेंगे। साइमल्टेनियसली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या होता है, फिर क्या क्या मेथड्स रहता है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसको सॉल्व करने के लिए कोई तो एक मेथड चाहिए ना, क्योंकि जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए उसका दो मेथड होता था। इधर हम क्या यूज करते थे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके करते थे, मतलब डायरेक्ट वैल्यू, या फिर उसको निकालते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वन वेरिएबल का मैं लिख रहा हूँ 2x + 3 = 0, तो इसको जब हम सॉल्व करते तो 2x = -3 होता था और x का वैल्यू कितना होता था, -3/2 होता था। ऐसा करके करते हैं। अगर 2 वेरिएबल्स का लेते थे तो 2x + 3y = 6 अगर हो गया तो हम वैल्यू पुट करते थे x और y की जगह में। सपोज मैं x = लिया आपका 0, y = लिया 2। चेक करो यहाँ पे भी ये इसको सॉल्व कर रहा है, तो ये बाय यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे हम, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे थे। तो वैसा ही कुछ मेथड्स होना चाहिए टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो देयर आर 4 मेथड्स टोटल देयर आर 4 मेथड्स एंड 4 मेथड्स को डिवाइड किया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व्ड बाय फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड graphical method. So by using the graph or using the graphical method we can easily solve or we can easily find the respective solutions। ठीक है, वो हो गया एक मेथड रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस। 2 लाइन वहाँ पे खींचेंगे हम ग्राफ में, वहाँ से आपको रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आपका पहला मेथड। ठीक है, बाकी सेकंड मेथड क्या है, आइदर वी कैन चूज आवर ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और वी कैन choose our algebraic method. Now in algebraic method there are 3 methods, sub methods you can say. So in algebraic method there are 3 sub methods, so they are much more important. Okay, and that graphical method is not as important as these 3 methods. Clear है? तो ग्राफिकल मेथड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड का जो कॉन्सेप्ट है, सोल्यूशन है, इसका पूरा लास्ट में मैं जो भी अभी लेक्चर दूंगा आप लोगों को, ये एक्चुअली एनसीईआरटी के अनुसार इसका 3.1 3.2 बोला गया है उसका कॉन्सेप्ट। बट अभी के लिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दिया, तो हम स्टार्टिंग करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक मेथड से, क्योंकि दे आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन दिस वन। और इसको लास्ट में, ऐसा नहीं कि इसको मैं छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, इसको हम लास्ट में रखेंगे। मतलब ये सब कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट लेक्चर हमारा होगा ये वाला चैप्टर का, उसमें हम ग्राफिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लास्ट के लिए रख रहे हैं। पहले हम सब मतलब 1 बाय 1 हम एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का होगा, कि हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो देयर आर 3 मेथड्स, वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, वन इज एलिमिनेशन मेथड, वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो देयर आर 3 मेथड्स, सो इन टोटल देयर आर 4 मेथड, वन इज योर ग्राफिकल मेथड एंड another 3 is your algebraic, and the sub methods are substitution, elimination and cross multiplication method. So in today's class we will discuss about the substitution method. ये substitution method होता क्या है? Substitution मतलब substitute करना है ऑब्वियसली एक वैल्यू को और एक इक्वेशन को। क्या करने वाले हैं, क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है। तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला चैप्टर का। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारा आता है ये चैप्टर से। ठीक है, छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा, तो इसके लिए ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इतना तक आई होप कि सबका क्लियर है बहुत ही अच्छे से। देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा आप लोग पहले आपके कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, अभी आते हैं हम 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3। हम जो इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 3.3 का है। कंफ्यूज मत होना, मैंने जो बोला ग्राफिकल मेथड वाला आपका 3.1 और 3.2 का कॉन्सेप्ट हम लास्ट ऑफ द लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मतलब पूरा लास्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 4 या 5 में, उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल वाला। ठीक है, तो उससे पहले जो अलजेब्रिक मेथड्स था हमारा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सारा को मैं पहले करवा दे रहा हूँ आप लोगों को 1 बाय 1 लेक्चर का। चलो ये जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 1, इसमें हम बस
सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ना है। तो हमने इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया, नोट्स अब आई होप आप लोगों ने अपडेट कर लिया होगा। अभी डायरेक्टली आते हैं मेथड नंबर 1, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज योर मेथड नंबर 1 फॉर द अलजेब्रिक मेथड। ओके, तो मैं और स्टेप्स इसका नहीं लिख रहा, डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, वहां से आप लोगों को पूरा क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो लेट दिस इक्वेशन बी 1 एंड लेट दिस इक्वेशन बी 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे दिया। तो पहला स्टेप आपका, पहला जो स्टेप होना चाहिए बच्चों आपका क्या होना चाहिए, पहला जो स्टेप होना चाहिए बच्चों उसमें क्या होना चाहिए ना, पहले आपको कोई भी एक इक्वेशन को मतलब फाइंड करना है। इट में बी इक्वेशन नंबर 1, इट में बी इक्वेशन नंबर 2, ऐसा कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा वेरिएबल कौन सा इक्वेशन आपको चूज करना है। आपको जो सा सही लग रहा है, आपको जो इजी लग रहा है थोड़ा देखने में, उसको सॉल्व चेक करो और वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू को चेक करो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7x - 15y = 2 है, x + 2y = 3 है, मतलब एक वेरिएबल को हमको डिफाइन करना है, x भी हो सकता है भाई। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन चूज करना है वो भी आपके ऊपर में है, कौन सा वेरिएबल भी चूज करना है वो आपके ऊपर में है, वहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा x को ही चूज करना है, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा y को चूज करना है, कोई सा भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँ ना, इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ और x को चूज कर रहा हूँ, क्योंकि x के साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है। अगर होता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लिखेंगे गिवन x + 2y = 3, पहले मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया और वहां से मैंने x का वैल्यू को डिफाइन किया। तो x = कितना हो जाएगा चेक करो, x = 3 - 2y हो जाएगा ऑब्वियसली। तो समझ में आ गया, कोई भी पहले एक इक्वेशन को चूज करना है, वहीं वहां से कोई भी एक वैल्यू को चूज करना है। जैसे कि मैंने x को चूज किया, आप लोग चाहते तो y को भी कर पाते, तो y का वैल्यू अगर 2y लेते तो 2y = 3 - x होता, y = 3 - x/2 होता। तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू रख रहा हूं मैं। तो x + 2y = 3 को मैंने चूज किया, वहां से x = 3 - 2y आया। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया, जो इक्वेशन हमने पुट किया, ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, हमने इक्वेशन नंबर 2 चेक किया था, मतलब वहां से लिया था। तो जो x का वैल्यू निकला वो लेके इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब रेस्ट ऑफ द इक्वेशन में पुट करेंगे। ऐसा नहीं कि वहीं पे लेके पुट कर देंगे, वहां पे लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक बार x = 3 - 2y ले, उसको लेके वही इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे अगर 3 - 2y, तो +2y - 2y कैंसिल, x 3 इधर से कैंसिल, तो 0 = 0 हो गया। ठीक है, फिर बोलेंगे सर कहाँ गया, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। अरे तो हमको क्या करना है, तो जो इक्वेशन आप लोग चूज किए उसका नेक्स्ट वाला इक्वेशन, मतलब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 चूज किए तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और अगर इक्वेशन नंबर 1 चूज किए तो 2 में पुट करेंगे। सिंपल सा बात है, ये मतलब बेसिक आपका नॉलेज होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, पुटिंग जो भी वैल्यू निकला, अगर y का निकालते तो y का पुट करते, मैंने x का निकाला तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो जो भी वैल्यू निकला उसको लेके आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो 7 × x के जगह में पुट करना है, तो 3 - 2y मैंने पुट किया x के जगह में पूरा, बाकी जितना है उसको लिख दो। तो 7 × 3 - 2y - 15y = 2 हो गया। ठीक है, अभी सॉल्व कर दो इसको, कितना आ रहा है चेक करो, 7 × 3 = 21, ये हो गया आपका 14y - 15y = 2 हो गया। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो -29y = 2, उधर जाने से कितना हो गया बच्चों, 2 - 21 -19 हो गया। ठीक है ना, तो -29y = -19, 2 - 21 ये +21, उधर जाने से माइनस हो गया, तो 2 - 21 = -29, -14 और -15 विल गेट -29y। सो y विल बी गिवन बाय बच्चों कितना, देखो 19/29, देन ऑब्वियसली माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया दोनों साइड से। सो y का जो एक वैल्यू निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, 19/29। तो देखो क्या हमने किया, और एक बार देखो बस एक ही मैं समझा दूंगा, तो वो एक समझ जाओगे तो बाकी कुछ भी नहीं करने के लिए। ठीक है, पहले आपको बोला गया था सॉल्व बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूट करना है एक वैल्यू, तो कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कौन सा इक्वेशन चूज करना है, वहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
आप लोग चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकते हो, आप लोग चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 भी ले सकते हो। पहला बात कंप्लीट। अभी कौन सा वेरिएबल सर चूज करेंगे, हमेशा क्या x को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर y को करने से भी चलेगा? देखो वहां पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अगर x को भी लेके करोगे तो भी होगा, अगर आप लोग y को लेके भी कर रहे हो तो भी सेम आंसर निकलेगा। बट मैं यहाँ पे और नहीं दिखा रहा, बट एक काम करना आप लोग, पहले मैं इसका जो सोल्यूशन निकाल दूंगा, आप लोग इसके बाद पॉज कर देना वीडियो को और सेम इक्वेशन को y को सब्स्टिट्यूट करके देखना। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने x इक्वल टू 3 - 2 लिया है ना, आप लोग क्या करना ना, आप लोग क्या करना, मैं बस बता रहा हूँ, आप लोग इसको लिखना मत, बस मैं बता रहा हूँ। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 3, ये x चला गया इधर, ये y में 2 मल्टीप्लाई इधर, तो y इक्वल टू 3x - 2 को भी एक बार इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके सॉल्व जैसे करना है उसको करना। एट द एंड आपको x और y का वैल्यू सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा इक्वेशन आपको चूज करना है, और ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा वेरिएबल आपको चूज करना है। तो ये बात पहले आपको ब्रेन में घुसा देना है। कभी कभी क्या होता है ना कंफ्यूजन, सर हमको तो हमेशा इक्वेशन नंबर 1 ही बोला गया है उसको लेने के लिए, हमको तो सर हमेशा x को ही लेने बोला गया है, y लेने से रॉन्ग हो जाएगा। वैसा कोई भी कुछ भी नहीं है, आप लोग चाहो तो इक्वेशन नंबर 1, 2 से जो भी ले सकते हो, x, y से जो भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। x, y है यहाँ पे वेरिएबल, और कहीं पे अगर p, q होगा तो p, q चूज करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 चूज किया और वहां से x का वैल्यू, क्योंकि x ये नॉर्मल था इसलिए मैंने x को चूज किया, तो x इक्वल टू 3 - 2 है। तो जो वैल्यू हमने x का निकाला उसको लेके सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। कहाँ पे करना है, नेक्स्ट इक्वेशन में। हमने 2 को चूज किया था तो 1 में करेंगे, अगर मैं 1 से करता है तो 2 को करना है। कहाँ पे राउंड करते हैं बच्चे, सेम इक्वेशन में पुट करते, तो ऐसा मत करना, बस जहाँ पे चूज किया उसके अलग वाला इक्वेशन में जाकर लेके पुट कर देना। तो मैं ये x का जो वैल्यू था 3 - 2 लेके यहाँ पे पुट कर दिया, तो 7 इंटू ये पूरा हो गया आपका x का वैल्यू, ये पूरा हो गया आपका x का वैल्यू। तो 7 इंटू एक्स मतलब 3 - 2y, माइनस जो है -15y इक्वल टू 2, फिर इसको सॉल्व किया तो 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 2 -14y, ये था -15y इक्वल टू 2, तो -14 हो गया आपका -29y, 2 - 21 हो गया -19, y विल बी 19/29, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गया, -19/-29, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो कितना निकला, 19/29। अभी बट हमको y का वैल्यू निकल गया तो उतना में तो नहीं होगा ना, उसको फिर से हमको x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो अभी क्या लिखेंगे, जैसे y x का वैल्यू पुट किया था, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। अभी देखो y का वैल्यू तो निकल गया ना, तो y का वैल्यू निकालने से तो नहीं होगा हमारा आंसर, हमको x का वैल्यू भी निकालना है। तो y का वैल्यू लेके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में पुट करने से होगा, आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, आप लोग चाहो तो ये दोनों सेम ही है ना, मैंने बस इसको सेपरेट किया था, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से भी चलेगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, 2 में पुट, x प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई मतलब 19/29 इक्वल टू 3, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ये आ गया आपका x इक्वल टू 3 और ये हो गया 19 टू 38/29। सो x इक्वल टू 3 माइनस 38/29, 19 टू 38/29 प्लस में था, उधर से माइनस हो गया, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 29 3 जा आपका 57, आई थिंक 29 सॉरी 87 माइनस 38, 7 माइनस 8 9, 7 49, सो माइनस 40 माइनस क्यों प्लस में आ गया ना, 49/29 will be the value of x, and hence this is our required answer. Therefore x equal to 49/29 and y equal to, therefore बच्चों लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, मैं लिख नहीं पा रहा, बस लिख देना कि आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो x निकला कितना 49/29, y निकला कितना 19/29, आर द व्हाट रेस्पेक्टिव आंसर और रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस। क्लियर है, पहला वाला बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया, एंड आई होप कि ये वाला अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा आसानी से आप लोग कर लोगे, ठीक है। हम और 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। x का वैल्यू जब पुट किया हमने, y का वैल्यू निकला, y को लेकर फिर से कोई भी इक्वेशन में, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो वहां से मेरा x का वैल्यू भी निकल गया कितना 49/29। तो सर कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है।
चेक भी आप लोग कर सकते हो, इसमें आपका ये बेनिफिट है कि आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही निकल रहा है कि नहीं। याद करो जब हम वन वेरिएबल का कर रहे थे तो हम चेक कैसे करते थे, अगर x का वैल्यू कोई एक निकला 3/2 उसको लेके चेक पुट कर देते थे इक्वेशन में, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता था। सेटिस्फाई का मतलब बच्चे समझ नहीं पाते कभी कभी, सेटिस्फाई का मतलब आप लोग अगर LHS में पुट करेंगे तो RHS का वही सेम वैल्यू आपका निकलना चाहिए, LHS और RHS सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं, x और y का जो वैल्यू निकला उसको लेके यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 2 कहीं भी एक में कर लो, अगर एक में सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ऑब्वियसली दूसरा में भी कर रहा होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, दिमाग में चेक ही करना है तो दोनों में पुट करके देखो, x में पुट करना 49/29, y में पुट करना कितना 19/29, देखना इसका वैल्यू 2 ही आएगा, और इसमें भी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 3 ही आएगा। चेक कर लेना, चेक करना काम आपका है, तो आप लोग चेक करके मुझे बताना कॉमेंट में कि आपका सही हो रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर योर एग्जांपल नंबर 1 एंड आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों का, इसलिए मैंने धीरे धीरे ही आपको समझाया कि कैसे स्टेप है। एक बार स्टेप आप लोगों ने समझ लिया ताकि प्रॉब्लम करने में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। 2 में आते हैं, डायरेक्टली 2 में आता है गिवन। तो मैं प्रीफर करूँगा आप लोग पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है, और फिर रिज्यूम करके देखना कि आपका सोल्यूशन सेम निकल रहा है कि नहीं। वो एक्चुअली टेक्निक होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। ऐसे देख देख के कर लोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप लोग खुद से करके करोगे, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, इसको देख के आप लोग कर सकते हो। बट ये वाला जब भी इसके नेक्स्ट वाला जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उसको मैं प्रीफर करूंगा आप लोग क्वेश्चन पहले लिख लो और उसको पॉज कर दो वीडियो को और खुद से ट्राई करो, और करने के बाद फिर रिज्यूम करके देखो कि हमारा जो मैं सोल्यूशन करूंगा और आपका सोल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर गया मतलब आप लोग का हो गया, और अगर देख देख के ही कर लोगे तो फिर से आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एट ए टाइम ही आप लोग का सोल्यूशन निकल रहा है। तो देखो आप लोग के ऊपर में है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। कोई भी क्वेश्चन ले लो, मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ। तो 0.2 ये पॉइंट में है, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। सर आपने वहाँ पे x लिया था, यहाँ पे y लेके दिखाइए, ठीक है, y लेके दिखा देते हैं। 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x। बच्चों ने बोला y लेके कीजिए, ठीक है, कर लेते हैं। 1.3 माइनस 0.2x बाय 0.3, ठीक है, ले लिया हमने। इसका वैल्यू y का वैल्यू चेक करते हैं सेम आएगा कि नहीं, ठीक है, आएगा सेम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर से बस चेक कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन हमारा था 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। हाँ ठीक है, अभी तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 चूज किया है, 0.2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। वहाँ से मैंने y का वैल्यू को डिफाइन किया है, ठीक है। वहाँ पे x का करके देखे थे, यहाँ पे y का करके देखते हैं। ऑब्वियसली सेम ही निकलेगा बट चेक कर लेते हैं। 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x y, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे सर हमने डिवाइड नहीं किया था क्योंकि x सिंगल था, यहाँ पे 0.3 है मतलब उसको डिवाइड करना पड़ता। तो 1.3 इंटू माइनस 0.2x बाय 0.3, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अभी इसको पुट करते हैं, कहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग y in, हमने कौन सा इक्वेशन चूज किया था बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 चूज किया था, ठीक है। तो हमको क्या कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। अभी y का वैल्यू को लेके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो यहाँ पे। तो कितना आ रहा है देखो, 0.4x प्लस 0.5 इंटू वाई, 0.5 इंटू वाई मतलब 1.3 माइनस 0.2x बाय 0.3। ये y का वैल्यू हमने पुट किया, दैट इज इक्वल टू 2.3, दैट इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। अभी इसको इधर ले आओ, x का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे x है ना, तो पहले ऐसे करते हैं हम, (0.4x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका 6.5 माइनस 1.0x बाय 0.3, 0.5 इंटू 1.3 6.5, 0.2 इंटू 0.5 1.0x
हाँ इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो अभी इसको एक साथ में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया आपका 1.2x, एलसीएम लेके 1.2x प्लस 6.5 माइनस 1.0x होल डिवाइडेड बाय 0.3 इक्वल टू 2.3। एलसीएम हो गया, इसको लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो 1.2x हो गया, ये 6.5, ये हो गया 1.0x बाई 0.3 इक्वल टू 2.3। अभी 1.2 प्लस ये हो गया 2.2x, 1.2 माइनस, ओह सॉरी माइनस है 0.2 हो जाएगा, ये वो माइनस है 0.2x प्लस 6.5 इक्वल टू ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, 23 3 जा कितना होता है 69, तो 6.9। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज 0.2x कितना हो रहा है फिर 6.9 माइनस 6.9 तो 0.4। ठीक है, देन x विल बी हाउ मच 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, सो दैट विल बिकम 2। तो x का वैल्यू निकल गया हमारा कितना 2। एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। x का वैल्यू निकला कितना 2, 0.4 बाई 0.2, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है तो कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है। अच्छा, अभी x का वैल्यू तो निकल गया, अभी हमको करना क्या है, ये x को लेके कहीं एक में वैल्यू में पुट करना है, वहां से आपको किसका वैल्यू निकालना है y का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहा हूँ और पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर, कहीं पे भी पुट कर सकते हो, 1 में ही पुट कर दो, छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो रहा है देखो 0.2 इंटू 2 मतलब 0.4 हो गया वो। ठीक है, प्लस 0.3y, y का तो y रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.4 दैट इज 0.9। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 इक्वल टू 3। ठीक हो गया, तो x का वैल्यू निकला कितना 2, y का वैल्यू निकला कितना 3। चेक कर लेते हैं आंसर 3.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 4। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 4, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। ओके डन। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। वहाँ पे थोड़ा नीचे में जगह नहीं हुआ इसलिए मैंने डायरेक्टली कर लिया, बट आप लोग जब करोगे ना उसको लिख के करना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, फिर पुट करेंगे। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया है। मैंने क्या कहना है, x का वैल्यू तो निकला, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, y का वैल्यू निकला, उसको लेके हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, ये y हो गया। देखो पूरा सॉल्व किया, इसको सॉल्व 0.3 है सॉल्व किया, सॉल्व करने से मेरा x का वैल्यू निकला कितना 2 निकला। अभी जो x का वैल्यू, जैसे यहाँ पे y का वैल्यू निकला तो उसको लेके पुट किया तो x का वैल्यू निकला, बट यहाँ पे हमारा x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू अगर निकल गया, x को वैल्यू को लेके कहीं पे इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, वहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर इक्वेशन में ही पुट करना है। x का वैल्यू अगर निकल गया ना तो कोई भी इक्वेशन में लेके ये कोई भी इक्वेशन में लेके पुट करो, y का वैल्यू निकलने वाला है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 चूज किया, तो पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव क्या पुट किया, यहाँ पे देखो 0.2 इंटू 2, ये डायरेक्टली मैंने लिखा है 0.4 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, सो 0.3y इक्वल टू 0.4 इधर आने से 1.3 माइनस 0.4 0.9, तो y विल बी 0.9 बाई 0.3 विल गेट 3, सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एंड हेंस ये दोनों एग्जाम्पल अगर आप लोगों का क्लियर है ना, बाकी कोई भी क्वेश्चन आई डोंट थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम करवाएगा। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर योर मेथड ऑफ सॉल्विंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे हम सॉल्व करते हैं, दोनों एग्जांपल मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिफाइन करके बता दिया। हमने एक बार x लेके भी दिखा दिया, हमने एक बार y लेके भी दिखा दिया, और एक बात कि कैसे पता करेंगे कि ये हमारा क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है कि नहीं, मतलब सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। बहुत ही सिंपल, चेक कर लो। यहाँ पे एक चेक करके मैं दिखा देता हूँ। x इक्वल टू 2 निकला है, तो 0.2 इंटू 2 आपका कितना हो गया 0.4। ठीक है, प्लस y का वैल्यू कितना निकला 3, तो 0.3 इंटू 3 ये हो गया आपका कितना 0.9। चेक करो 0.4 प्लस 0.9 इक्वल टू कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है कि नहीं, हो गया। और यहाँ पे भी पुट करके देखते हैं, x निकला कितना 2, तो ये हो गया आपका 0.8। ठीक है, प्लस ये 3 मतलब 1.5 चेक करो 2.3 आ रहा है कि नहीं। ठीक है,
तो दोनों ही इक्वेशन, इसको इसीलिए बोला जाता है कि ऐसा और एक्स और वाई का वैल्यू चूज करेंगे जो कि साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और साइमल्टेनियसली हमने चेक किया कि साइमल्टेनियस मतलब एक साथ में ये इसको भी सेटिस्फाई करवा रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। So these are the concept and these are the method of solving, and I hope कि पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। ये दोनों एग्जाम्पल अगर आप लोग खुद से कर लिए ना, इस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग बहुत ही आसानी से कर लोगे। मैंने एक्स का भी करके दिखा दिया, जो बच्चों को डाउट था सर वाई में करने से होगा कि नहीं, वाई का भी मैंने करके दिखा दिया। तो एक्स में करो, वाई में करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट बस ध्यान रखना जो भी कर रहे हो, जो इक्वेशन चूज करो उसके डिफरेंट इक्वेशन में पुट करना है। मैंने यहाँ पे 2 पुट किया था, चूज किया था 2 से, तो मैंने 1 में पुट किया। यहाँ पे मैंने 1 चूज किया था तो 2 में पुट किया। ऐसा नहीं करना है कि खुद में ही पुट कर दो फिर कंफ्यूज हो जाए सर क्या करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो नोट इट डाउन। मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग जब भी कर रहे हो, कि जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो खुद से करने का ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। एक दो बार रॉन्ग हो सकता है पहली बार कर रहे हो, बट एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो पूरा बाकी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अभी तक अगर क्लियर है एक थम्स अप दे दो, हाँ वेरी गुड। आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, सीधा आते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। तो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वहां से मैंने बिट 4 जो था मैंने जस्ट अभी करवा दिया आप लोगों को एग्जांपल 2 में जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो बिट 2 मैंने कर दिया, बाकी जो 6 क्वेश्चन है आपका बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5 एंड बिट 6, वहां से बिट 4 ऑलरेडी कंप्लीटेड और एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल का एक हमने कर दिया था, एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का। अभी बाकी जो 5 बिट बचा एंड आई होप कि वो वाला आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो वो वाला आप लोग ट्राई करना और अच्छे से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है, एक्स जैसे मैंने बताया आप लोगों को उसको करके आप लोग को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्लियर है। अभी सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी नीचे में, वहां पे बोला गया है सॉल्व 2x + 3y। पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 नंबर आप लोग का हो जाएगा इसलिए मैं कर नहीं रहा, 2 नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 नंबर में बोला गया है सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y, 2x - 4y = -24, ठीक है। 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y = वो बोला है, फिर m का वैल्यू पुट करो फॉर व्हिच y = mx + 3, mx + 3, हाँ ठीक है। फिर m का वैल्यू हमको पुट करने बोला है। तो m का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट x एंड y ऑब्वियसली। तो x और y अगर मिल गया तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो m का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो सर x और y कैसे निकालेंगे? अरे गधो, x और y निकालने के लिए अभी तो सिखाया आप लोगों को मेथड ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। तो वो मेथड ऑफ सॉल्विंग को यूज करके हम पहले क्या निकालेंगे, x और y निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं, फिर पॉज करो, आप लोग का काम देख के करना नहीं है, पॉज करके करना है। तो पॉज करो वीडियो को, मैं तब तक कर रहा हूँ, आप लोग भी करो, फिर रिज्यूम करके देखना कि आपका सोल्यूशन सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखना मत। तो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। अभी x का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो 2 × x कितना निकला मेरा, 11 - 3y/2, ये हो गया x का वैल्यू, -4 × y = -24। सो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो निकला कितना, 11 -3y माइनस ये हो गया आपका -7y = हो गया -24। दैट इम्प्लाइज -7y = -11 -11 -24 -11, that means -35।
देन y का वैल्यू निकल रहा है आपका कितना 5 ऑब्वियसली, -35/-7 दैट विल बिकम -5 +5। x का वैल्यू निकला, यहाँ पे y का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू निकल गया y = 5। नाउ पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1, y को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, तो 2x + 3 × y का वैल्यू निकला 5 = कितना बच्चों 11। सो दैट इम्प्लाइज 2x = 11 - 15 -4, then x will be -4/2 that will become -2। तो x का वैल्यू निकला कितना -2, y का वैल्यू निकला कितना 5। चेक कर लो फिर से, 2x = 15, 11 - 8 -4, 2x = -4, x = -2। तो x का वैल्यू निकल गया कितना 5, y का वैल्यू निकला 5, x का वैल्यू निकला -2। सो नाउ हमारा जो इक्वेशन था कितना y = mx + 3। सो दैट इम्प्लाइज y का वैल्यू कितना निकला 5 = m × x का वैल्यू कितना निकला -2 + 3। तो वहाँ से हमको m का वैल्यू निकालना है, बहुत ही सिंपल है। सो -2m = कितना निकला 2, देन m विल बी -1, 2/-2 will become -1, m = -1, m = -1 will be the करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा? ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोग रिज्यूम कर सकते हो। पहले हमने क्या किया, हमको बोला गया था कि सॉल्व करना है उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो हमने सॉल्व कर लिया। फिर बोला था आफ्टर सॉल्विंग जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन y = mx + 3। तो ऑब्वियसली सॉल्व करना है मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। उसको लगा के हमने x और y का वैल्यू निकाल दिया, -2 and y 5 निकल गया। अभी x और y का वैल्यू को यहाँ पे लेके पुट कर देंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा y = mx + 3, तो 5 = m × -2 + 3। इसको सॉल्व किया तो m का वैल्यू निकला कितना -1, तो -2m = कितना 2, सो m विल बी -2, 2/-2 दैट विल बिकम -1। सो चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। 3.3 का 2 नंबर हमेशा करने के बाद थोड़ा सा आप लोग सोल्यूशन के साथ मैच कर देना, ठीक है। x = -2, y = 5, m = -1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था कॉन्सेप्ट आप लोगों का। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से जो लिखा गया है, अभी देखो आ रहा होगा आपको क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोगों को वो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देगा, यहाँ पे आप लोगों को वो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देगा। तो सर क्या करेंगे फिर, डायरेक्ट इक्वेशन अगर नहीं देगा, आप लोग पहले क्या करना है ना, आप लोग को जो वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है वो वर्ड प्रॉब्लम से आप लोग को क्या करना है, एक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। एक बार आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड हो गया, एक बार आपका पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड हो गया, आफ्टर सॉल्विंग दोज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी कैन फाइंड आवर x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। वहाँ पे बोला गया है क्या, देखो ध्यान से, और उसको हमको करना क्या है, वहाँ से हमको फॉर्म बनाना है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन 3 नंबर का बिट 1 नीचे में दिख रहा होगा आपको, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो दोनों का डिफरेंस है 26। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 नंबर लिख रहा हूँ, ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको नीचे में। मैं बस आपको इक्वेशन फॉर्म करके दिखा दे रहा हूँ, सॉल्विंग पार्ट आपका है। मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिखा दिया, बाकी सॉल्विंग आप लोग खुद कर लोगे अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप मैं इतना भरोसा से बोल सकता हूँ। बोला है डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 26, सो लेट द 2 नंबर्स, इसलिए मैंने बोला है जब भी आपका नंबर्स प्रॉब्लम आएगा ना, तो हमेशा उसको बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर करके लिखना, ताकि कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो बिगर नंबर को मैंने x लिया, स्मॉलर नंबर को y लिया, क्योंकि कौन x है कौन y है वो पता करना पहले मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका पहले इक्वेशन में क्या बोला है बताओ बच्चों,
पहले में बोला है कि उनका डिफरेंस 26 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली x माइनस वाई इक्वल टू 26, लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपका हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन में बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वैल्यू है, बड़ा कौन है, हमने बिगर नंबर x लिया था, तो ऑब्वियसली बिगर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर होगा, सो x इक्वल टू 3y, सो दैट इम्प्लाइज x माइनस 3y इक्वल टू 0। अभी अगर हम डिफाइन नहीं करते कि x और y में से कौन बड़ा है, तो वहां पे हमको कंफ्यूजन होता कि कहां से किसको माइनस करेंगे, या फिर यहाँ पे हम y इक्वल टू 3x भी लिख पाते, ठीक है, बट y को हमने स्मॉलर लिया है, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि y इक्वल टू 3 इंटू बड़ा नंबर होगा, तो ऑब्वियसली मैंने x को यहाँ पे बड़ा नंबर लिया है, मतलब x विल बी 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो x इक्वल टू 3 इंटू y, सो x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस वाई इक्वल टू 26 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस 3y इक्वल टू 0 मिल गया, तो वी हैव अवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जस्ट गो एंड सॉल्व इट एंड फाइंड x एंड y, x और y मिल गया, तो बोला क्या है वो चेक करो, बोला है फाइंड देम, तो x मिल गया y मिल गया, खत्म, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो मैं करने तो नहीं वाला, आप लोगों को करना है सॉल्व, तो मैंने इक्वेशन बस आपको फॉर्मेट समझा दे रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में, फिर सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोग का। सो बिट 1 कंप्लीट है, आप लोग कर लेना, ठीक है। सो जस्ट वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज बिट 2 इन आवर स्क्रीन, जस्ट चेक इट बच्चों। आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी भी है देन पेज नंबर 53 आप लोग खोल के देख सकते हो, या फिर जिसके पास नहीं है नीचे में क्वेश्चन आ रहा है बिट्टू का, वहां से भी चेक कर सकते हो। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। ध्यान से चेक करो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्या समझ रहे हो बच्चों? थोड़ा सा मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझो खुद से और उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, ठीक है। तो लेट द 2 सप्लीमेंट्री, और ये बात तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला है मतलब दोनों का जो सम होना चाहिए लार्जर, तो यहां पे भी वो लार्जर का एक कॉन्सेप्ट लगाया है, तो लार्जर को मैं ले रहा हूं x, स्मॉलर का ले रहा हूं मैं y। तो ये डिफाइन करना ज्यादा जरूरी हो जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ये भाई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, नंबर दे दिया होगा, 2 नंबर दिया होगा कंपैरिजन करने, 2 एंगल्स बोला होगा कंपैरिजन करने, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको एक बड़ा और छोटा को डिफाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का सिचुएशंस रहता है, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, आपको क्या पता कि x लार्जर या y लार्जर, तो पहले से हम डिफाइन कर देंगे तो हमको कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। सो लेट द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर larger one is x, smaller one is y, ठीक है। So as they are complementary angles बच्चों, as they are complementary angles, so it is obvious that their sum is 180 degree. It is obvious that the sum of these 2 angles is how much? 180 degree, ठीक है। So let this be question number 1, clear। तो सप्लीमेंट्री है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है तो 90 डिग्री, ठीक है। अभी बोला है द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल्स बाय 18 डिग्री, तो वहां से हमको कौन सा इक्वेशन मिल गया? x माइनस वाई इक्वल टू 18, सिंपल सा बात, एज सिंपल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लार्जर एंगल छोटा एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, एक्सीड्स, तो लार्जर एंगल है x, स्मॉलर एंगल है y, तो x को y से माइनस करने से विल गेट 18, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं x इज y प्लस 18, वी कैन से, अगर कोई बच्चा लिख रहा है x इक्वल टू वाई प्लस 18, इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि बड़ा एंगल जो है वो छोटा एंगल से क्या है 18 बड़ा है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 सिचुएशन के अनुसार अगर लिखेंगे, मैंने लिखा है x माइनस बड़ा छोटा से 18 डिग्री बड़ा है, तो x माइनस वाई 18, ये भी होगा x इक्वल टू वाई प्लस 18, सेम ही आ रहा है। देखो y का अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लूंगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 ही आ रहा है, तो इसको लिखो या फिर इसको लिखो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। पहला इक्वेशन आपको मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 180, दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया x माइनस 1 इक्वल टू 18। वी हैव अबाउट 2 इक्वेशंस, जस्ट सॉल्व इट एंड गेट योर x एंड y, जस्ट आफ्टर गेटिंग x एंड y विल हैव आवर आंसर विद अस। क्लियर है कॉन्सेप्ट?
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बिट 1 बिट 2 का। आप आई होप कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। मैंने देखो बच्चे यही समझ नहीं पाते कैसे उसको फॉर्मेट में सजाना है, बाकी तो सॉल्विंग वाला कोई भी बच्चा कर लेगा अगर समझ में आया होगा तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर 3 नंबर का बिट 1 एंड बिट 2। सो पॉज द वीडियो और जितना भी बच्चों लिखना है उसको थोड़ा सा आप लोग आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं 3 का बिट 3 नंबर। बिट 1 बिट 2 बहुत ही अच्छे से हमने कवर कर लिया। अभी आते हैं बिट 3 वाला क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है चेक करो, क्वेश्चन को एक बार रीड करो। स्क्रीन में दिख रहा होगा आपका क्वेश्चन, या फिर आपका बुक से भी देख सकते हो। बोला है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन। लेट द कॉस्ट ऑफ वन, पहले क्या बोला है, बैट बोला है ना, बैट इक्वल टू सपोज ₹x, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू सपोज ₹y, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ में लिख रहा हूँ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। वो बोला है पहले में वो कितना बैट खरीदा है, देखो 7 ठो बैट खरीदा है 7x, फिर 6 ठो बॉल खरीदा है, तो ऑब्वियसली 6y हो जाएगा उसका कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मिला के कितना बोला है 3800। तो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। फिर वो ने उसने क्या खरीदा, 3 बैट्स फिर से खरीदा, तो 3 बैट्स का कॉस्ट हो जाएगा 3x एंड 5 बॉल्स, दैट इज 5 बॉल्स का हो जाएगा 5y, दैट इज इक्वल टू 1750। हो गया। तो पहले केस में, पहले सिचुएशन में वो खरीद रहा है 7 ठो बैट एंड 6 ठो बॉल। सो द इक्वेशन बी लाइक 7x plus 6y equal to total cost will be 3800. In the later phase again she buys 3 bat and 5 ball, that means 3 bat is 3x, 5 ball is 5y equal to 1750. So let this be question number 2. So we have our 2 equations, pair of linear equation. Just solve these pair of linear equation to get our respective x and y. और अगर x and y मिल जा रहा है तो वहाँ से मुझे क्या मिल जा रहा है बच्चों, आपका कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल मिल जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर बिट 3 क्वेश्चन एंड आई होप वो वाला भी कंप्लीट कर लोगे आप लोग इक्वेशन सॉल्व करके। इक्वेशन सॉल्विंग बच्चों आपको करना है, सीखो कर, एक बार सीख जाओगे तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अभी बिट 4 में आते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन में, बिट 4 नेक्स्ट पेज में है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज and the journey for 15 kilometer the charge paid is 155. what is the fixed charge and the charge per kilometer? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो दोनों चार्ज में वो कंसिस्ट हुआ है। लेट एक है उसका फिक्स्ड चार्ज, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x एंड सेकंड में क्या बोला है, द चार्ज पर किलोमीटर। So let the charge per kilometer equal to ₹y, ठीक है। तो दो चार्ज कंसिस्ट हुआ है, वन इज योर फिक्स्ड चार्ज, एक फिक्स्ड चार्ज रखा गया है, और चार्ज पर किलोमीटर, जितना किलोमीटर आप जा रहे हो उतना किलोमीटर के लिए उतना चार्ज लग रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो दोनों में ही बैठेगा, दोनों सिचुएशन दिया है, तो फिक्स चार्ज पहले बैठा x रुपीज, ठीक है, प्लस वो पहला में कितना किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली चार्ज पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के y लगता है, तो 10 किलोमीटर के 10y लगेगा। टोटल कॉस्ट वो कितना पेड किया है, पहले के लिए 105 पेड किया है। तो ये था फिक्स चार्ज, ये था चार्ज पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y इक्वल टू टोटल पेड इज 105। सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला, सेकेंड सिचुएशन में फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा, बट किलोमीटर वो जर्नी कवर किया है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y, और टोटल वो पेड किया है कितना 155 हो गया। तो फिक्स चार्ज, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज थे, सर x हम क्यों ऐड कर रहे हैं, x इज द फिक्स चार्ज, ये आपको ऐड करना ही पड़ेगा।
ठीक है, और जितना किलोमीटर आप लोग कवर कर रहे हैं उतना किलोमीटर के लिए उतना चार्ज, ठीक है। तो पहले के लिए x प्लस 10 किलोमीटर वो कवर किया तो 10y टोटल वो चार्ज दिया 105। सेकंड के लिए फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, और 15y क्यों, 15 किलोमीटर कवर किया, टोटल कॉस्ट दिया 155। सो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। सो वी हैव अवर टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो जस्ट सॉल्व इट टू गेट x एंड y, एंड एक्स वाई मिल गया तो हमको फिक्स चार्ज, वो पूछा क्या है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज मिल जाएगा x, वहाँ से आपका वैल्यू निकल गया, और चार्ज पर किलोमीटर y, वहाँ से आपका वैल्यू निकल गया। सो दैट्स योर आंसर। डन है बच्चों कॉन्सेप्ट। बिट 5 में आता है, ध्यान से चेक करो। बिट 5 ओके, बिट 3 बहुत ही अच्छे से कवर, बिट 4 बहुत अच्छे से कवर। अभी आते हैं हम बिट 5 में। बिट 5 में क्या बोला, क्वेश्चन आ गया होगा बिट 5 का, चेक करो। बोला है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. find the fraction। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो लेट मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफाइन कर देता हूँ। तो लेट द न्यूमरेटर भी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। सो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फिर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने डिफाइन कर दिया तो फ्रैक्शन विल बी x/y ऑब्वियसली। तो फ्रैक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया x/y। अभी हम आते हैं उसके सिचुएशन में, क्या क्या सिचुएशन गिवन है। पहला सिचुएशन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे ATQ, बोला है कि अगर हम उसके if 2 is added, ध्यान से पढ़ना, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब एक फ्रैक्शन बन जाता है कितना, 9/11, अगर हम उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करते हैं, 2। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर था x, उसमें भी मैंने 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर था y, उसमें भी मैंने 2 ऐड किया। अगर हमने दोनों में 2 ऐड कर दिया तो द फ्रैक्शन बिकम्स कितना, 9/11, ठीक है। सो बट इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, ये ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। तो उसको बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना पहले। तो ये हो गया आपका 11x प्लस 2 इंटू 22 हो गया, ये हो गया आपका 9y, क्योंकि वो फॉर्मेट में, ये सब जैसे डायरेक्टली फॉर्मेट में था ये नहीं था, तो पहले इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2 इंटू 11 9 इक्वल टू 9 इंटू y प्लस 2, तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। अभी इसको सॉल्व करो, ये 9y प्लस 22 माइनस 18, ये हो गया आपका प्लस 4, या फिर इक्वल टू माइनस 4 करके इक्वल टू माइनस 4 कर दो। इक्वल टू माइनस 4, (11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस ऑफ 4 हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 2 इंटू 11 हो गया 11x प्लस 22, ये हो गया आपका 9y प्लस 18, 11x 9y उधर गया तो माइनस 9y, और 22 प्लस था इधर जाने से माइनस 22। एक्चुअली इसको करके प्लस 4 करने से भी रखते हैं, बट इक्वल टू ही राइट साइड में रखना है, तो 22 इधर में माइनस कर दो, 18 माइनस 22 माइनस 4। सो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। ये इस सिचुएशन 1 के अनुसार ये हो गया पहला इक्वेशन। फिर बोला है फुल स्टॉप के बाद इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अभी बोला है कि 3 ऐड करो, तो अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूँ तो मतलब x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहा हूँ, दैट इज y प्लस 3। सो विल गेट हाउ मच, द फ्रैक्शन बिकम 5/6। तो अभी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अभी ये भी नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू 6 मतलब ये हो गया आपका 6x, 6 3 18, ये हो गया आपका 5y प्लस 15, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 6x माइनस 5y इक्वल टू 18, 15 से 18 जाने से माइनस 3, ठीक है। तो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे जाके हमको 2 स्टेप करने के बाद हमको 2 इक्वेशन मिला, लीनियर इक्वेशन। सो ये दोनों अभी हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशन वी हैव आवर x एंड y, और अगर x y मिल गया तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया। बट बच्चे यहाँ पे रॉन्ग कर देते, बस x y लिख के छोड़ देते, बट वो क्या बोले, चेक करो, फाइंड द फ्रैक्शन। हमको फ्रैक्शन चेक करना है, मतलब x y अगर 2 और 3 निकला सो देयरफॉर लिखना है फ्रैक्शन इक्वल टू 2/3। हमको x और y नहीं चाहिए, मुझे फ्रैक्शन चाहिए। तो लास्ट में आप लोग लिख लेना देयरफॉर सिंस द न्यूमरेटर इज 2 एंड द डिनोमिनेटर इज 3 देन द फ्रैक्शन विल बिकम 2/3। अगर मैं बता रहा हूँ बस 2 3 निकलेगा बोल के कुछ कंफर्मेशन नहीं है, आप लोग निकाल के चेक करना कि कितना निकल रहा है, ये दोनों को सॉल्व करके, ठीक है।
सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। बिट 6 में आता है, बिट 6 आ रहा होगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये 3.3 का, ध्यान से चेक करो, इसका बस कर लेंगे तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा 30 सेकंड के लिए, आसान क्वेश्चन है पूरा, 3.3 का लास्ट बिट, ध्यान से देखो। वो बोला है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of son. 5 years ago Jacob's age was 7 times as that of son. What is the present age? ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, let the present age of Jacob, Jacob, लेट उसका प्रेजेंट है x और उसका सन का एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज है मतलब अभी का एज है ये, तो अभी का जैकब का एज है x और लेट द एज ऑफ सन विल बी इज y। सो सिचुएशन 1 क्या बोला है, देखो बच्चों, सिचुएशन 1 बोला है 5 years hence और 5 years ago, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 years ago, 5 years hence, hence मतलब later, मतलब बाद में, अभी से 5 years आगे, मतलब अभी का इससे x और y, तो उसका 5 years आगे और उसका 5 year बाद में, उसका क्या क्या है, उसका सिचुएशन गिवन है। पहले में बोला है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ द सन। तो 5 years hence जेकब का एक एज होगा कि नहीं, अभी का अगर x है तो 5 years बाद उसका एज कितना हो जाएगा, x + 5, मतलब मैं अभी 20 साल का हूँ, 5 साल बाद मैं 25 होगा ऑब्वियसली, और 5 साल पहले मैं 15 साल का हुआ हूँगा, तो अगर जेकब का अभी का एज था x, तो 5 साल बाद उसका x हो जाएगा, और उसी का सन का एज भी कितना हो जाएगा, और उसका सन का y है तो उसका y + 5 हो जाएगा। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, चेक करो, क्वेश्चन रीड करो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of son। तो जेकब का एज जो है x + 5 इज 3 times that of son, तो ये हो गया आपका, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो गया आपका x + 5 = 3y + 15। अभी इसको x और y के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 3y = 15 - 5 दैट इज 10। दिख रहा है बच्चों सबको, तो x - 3y = 10, ये आपका 5 साल पहले का कॉन्सेप्ट है, बाद का कॉन्सेप्ट है। जेकब का एज होता है x + 5, सन का जो होता है y + 5, तो जेकब का एज जो है 3 times ऑफ इज सन होता है, x + y = 3 times ऑफ इज सन, तो x + y = 3y + 15, तो x - 3y, 5 जाके यहाँ पे माइनस हुआ तो 10, तो x - 3y = 10, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो निकाला वहाँ से एक हमारा निकला x - 3y = 10। दिख रहा होगा बच्चों सबको, आई होप। हाँ, कैमरा थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है, चेक कर लो। और 5 years ago, तो 5 years ago बच्चों जेकब का एज कितना होगा बताओ, अभी का अगर x है तो 5 years ago कितना होगा, ऑब्वियसली x / 5, सन का अभी का एज y, तो 5 years ago उसका एज हुआ होगा y - 5। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, वो बोला है जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, तो जेकब्स एज वाज मतलब x - 5 वाज 7 times उसका सन का एज। 5 साल बाद 3 times होता, बट 5 साल पहले वो 7 times था उसके सन के एज का। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया आपका x - y = 7y - 35, तो x और y के फॉर्मेट में लिखेंगे तो x - 7y = 30 - 35 में, हाँ ये -35 + 5 मतलब -30, -35 + 5 दैट इज -30, तो ये x - 7y = -30 is our equation number 2 according to our second situation. So in this way we have our 2 solution or 2 equations, we can say pair of linear equation, x - 3y = 10, यहाँ पे x - 7y = -30, so we have our pair of linear equation, just solve these 2 equation to get our respective x and y। और अगर x and y मिल गया तो वो हमको पूछा है कि प्रेजेंट एज निकालो, तो अगर x निकला तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, और अगर y निकला वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। दैट्स ऑल।
ठीक है। तो मैंने सारा क्वेश्चन 3.3 का आपको पूरा डिटेल में बता दिया, इसका मैंने पूरा आपको करके भी दिखा दिया कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। एक बार इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर सॉल्विंग वाला पार्ट मैंने 3 एग्जाम्पल में भी आपको बता दिया कैसे करना है। सो सबको कंबाइन कर दो, कर लो। करने के बाद आई होप 1 घंटा बैठेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना है आपका, ठीक है। और एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है तो धीरे धीरे और जो 2-3 मेथड है उसको भी क्लियर करेंगे जितना जल्दी हो सके। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं लेक्चर लाता रहूँगा ताकि 1 वीक के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट भी चैप्टर नंबर 3 हमारा कवर हो जाएगा। सो चैप्टर नंबर 3 कवर हो गया तो बस एक चैप्टर बचेगा, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11। उसको भी एक बार में 1 शॉट में खत्म करके हमारा क्लास 10 का हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। सो इतना तक अगर क्लियर है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लो और एक थम्स अप बड़ा वाला दे दो, ठीक है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट बच्चों आज हमने पढ़ा बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पता चल गया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा आप लोग। और NCERT 3.3 का हर एक सोल्यूशन मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, तो कोई भी कन्फ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, पूरा अच्छे से कवर करेंगे। खुद से ट्राई करो, ठीक, खुद से ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखने का ट्राई करो, क्योंकि खुद से करोगे तो और ज़्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। और अगर देख देख के करो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर से रिवाइज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अच्छे से करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम करने का ट्राई करो, और जहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो ताकि मैं उसका एक रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के आप लोगों को भेज सकता हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल आज के लिए। और नेक्स्ट अभी जो क्लासेस रहेगा उसमें हम मेथड ऑफ सॉल्विंग सीखेंगे धीरे धीरे। आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का सीखा, फिर हमने एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएंगे, और लास्ट वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम ग्राफिकल वाला कॉन्सेप्ट को पूरा 1 शॉट करके खत्म करेंगे। तो हार्डली 4 या 5 लेक्चर लगेगा इसको कवर करने के लिए, तो पूरा 7 या 10 दिन लगेगा इसको कवर करने के लिए। फिर ये अगर कवर हो जा रहा है चैप्टर 3 तो आपका हर एक चैप्टर कवर 15 से 14 चैप्टर कवर हो जाएगा। बस एक चैप्टर बच जाएगा कंस्ट्रक्शन, उसका 1 शॉट एक वीडियो लेके उसको भी कंप्लीट करके हमारे चैप्टर 10 का NCERT लेवल का सब कुछ हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम जाएंगे प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन क्या क्या रहेगा मैं आप लोगों को डिटेल में बताता जाऊंगा आगे में, ठीक है। तो जल्दी से जाके आप लोग पहले नोट को अपडेट कर दो, उसको रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो रहा है उसको सॉल्व करो, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग 10th क्लास के बच्चे को शेयर कर सकते हो ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज गेन हो जाए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक न्यू लेक्चर को लेके। टिल द टेक केयर ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय जगन्नाथ।